कराची की सड़कों पर ट्रैफिक हमेशा की तरह हॉर्न, चीखों पुकार और जल्दी में दौड़ते रिक्शों का शोर लिए बह रहा था। लेकिन आज पुलिस वैन के सायरन ने इस शोर को चीर दिया था। सब इंस्पेक्टर महक फारूक अपनी मखसूस संजीदगी के साथ फाइल पलट रही थी, लेकिन आंखों में वो चमक भी थी जो नए शहर में कदम रखने वाले को होती है। हैदराबाद से ट्रांसफर होते महज 5 दिन हुए थे उसे, और कराची ने अभी तक उन्हें खुश आमदीद भी नहीं कहा था। कल पूरी रात वो एक केस में उलझी रही थी, अब थक हार के वापस घर के रास्ते पर गामजन थी, जब अचानक एक काली चमकती होंडा सिविक जोर से आकर पुलिस की गाड़ी से टकराई। वो जो आंखें बंद किए बैठी थी, झटका खाकर उठ बैठी। मैम सॉरी, वो सामने से गाड़ी आकर टकराई है। महक का ड्राइवर घबराहट का शिकार हुआ। महक माथे पर बल डाले गाड़ी से उतरी तो सामने गाड़ी में एक शख्स को बैठा पाया, जो नीम बेहोशी की हालत में था। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा वाजिया नहीं था। महक ने जल्दी से ड्राइवर को इशारा किया, लाइट ऑन करो। जैसे ही पुलिस वैन की हेडलाइट्स उस गाड़ी पर पड़ी, होंडा की फ्रंट बम्पर का एक कोना खराब नजर आया। गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो हल्की सी चरचराहट के साथ खुल गया। सामने ड्राइविंग सीट पर एक लंबा चौड़ा आदमी नेम झुका हुआ था। माथे से खून बह रहा था और होंठों के किनारे जर्द पड़ गए थे। महक ने झुककर उसका चेहरा देखा। धुंधली रोशनी में वो चेहरा अजीब सा मानूस सा लगा। एक अलग ही कशिश थी। आप सुन सकते हैं मुझे? महक ने हल्के से कंधा हिलाया। आदमी ने आहिस्ता से आंखें खोली। गहरी स्याह आंखों में दर्द और कमजोरी उतर आई थी। होंठ हल्के से हिले। पानी। महक ने फौरन अपनी बोतल ड्राइवर को पकड़ाई। जल्दी दो। फिर अपना बेल्ट से वायरलेस पकड़ा। हेडफोन, एक इमरजेंसी है। एम्बुलेंस फौरन भेजा है। मुकाम शाहिरा फैसल फ्लाईओवर के करीब। वो शख्स पानी पीने की कोशिश में कांप रहा था। महक ने बोतल थामकर खुद सहारा दिया। आराम से, बस थोड़ा सा। आदमी ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन बेहोशी ने फिर काबू पा लिया और वो बेहोश हो गया। महक ने लम्हा भर को उसके चेहरे पर निगाहें जमाए रखी। चेहरे पर गुरूर के खुदुखाल, लेकिन उस वक्त कमजोरी में ढले हुए अजीब सा एहसास दिल में उतर आया, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाई थी। मैम, एम्बुलेंस आ रही है। ड्राइवर की आवाज पर वो चौंकी और सीधी खड़ी हो गई। ठीक है, इसे फौरन अस्पताल ले जाओ और गाड़ी का नंबर नोट कर लो। इंस्पेक्टर महक को यह अंदाजा नहीं था कि यह हादसा ही मुलाकात दरअसल इस कहानी का पहला बाब थी, और ये शख्स राइम खान आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी की सबसे पेचीदा तफ्तीश बनने वाला था। कराची के बड़े प्राइवेट अस्पताल के कमरे में नीम अंधेरा था। खिड़की से आने वाली हल्की रोशनी सफेद चादरों पर फैल रही थी। इमरजेंसी वार्ड से शिफ्ट किए जाने के बाद राइम खान अब नीम कोनूरकी में था। महक खामोशी से कमरे में दाखिल हुई। हाथ में फाइल और चेहरे पर वही पुलिस ऑफिसर वाली संजीदगी, मगर दिल में एक अजीब सा तजस्सुस। फाइल पर राइम नाम देकर उसे बहुत कुछ याद आया था, जो वो झटक गई थी। राइम ने आंखें खोली और चंदमे से देखते रहा, फिर भनवे चढ़ा ली। अब वही पुलिस वाली उस लड़की को पहचान गया था। उसने उसे अस्पताल पहुंचाया था। महक ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, जी वही पुलिस वाली, और आप वही गाड़ी वाले जो सड़क को अपना जाती प्रॉपर्टी समझते हैं। उसका लहजा तंजिया था। मेरी गलती नहीं थी, वो तो आपकी गाड़ी में अंधाधुंध मेरी सिम्बा से टकरा गई थी। राइम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, साथ ही अफसर्दगी छा गई थी। मैंने केस फाइल बना दी है। तुम नशे में थे और मेरी गाड़ी से आ लगे थे। महक ने फाइल खोलते तंजिया अंदाज में कहा। राइम महक की बात पर हैरान कुन हुआ था कि कैसे वो सारा इल्जाम उस पर डाल रही थी। उसने गहरा सांस भरा। आप लोग हमेशा बगैर तहकीक के इल्जाम लगाते थे, और आप बिजनेसमैन लोग हमेशा पैसे और असरो सूख के सहारे बच निकलते हैं। महक ने आंखों में बराह रास्त देखते हुए उससे कहा था। महक के जुमले पर राहिम खान की आंखों में एक सर्द चमक उतर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता सीधा होकर बैठ गया, जैसे हर लफ्ज तोल कर बोलने वाला शख्स हो। व्हाट? उसने गहरी भारी आवाज में दोहराया। इंस्पेक्टर महक, आपके लिए मैं शायद सिर्फ एक केस हूं, लेकिन मेरे लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज है, और मैं अपनी इज्जत पर उंगली उठाने वाले को बर्दाश्त नहीं करता। उसे शदीद गुस्सा आया था। एक तो उसकी गाड़ी की हालत खराब की, फिर वो खुद अस्पताल पड़ा था और ये लड़की उसी पर इल्जाम दे रही थी। महक ने जरा सा झुककर मेज पर कोहनी दिखाई। आंखों में चैलेंज की चमक थी। और मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करती जो अपनी दौलत और गरूर से कानून को बांधने की कोशिश करते हैं। राइम ने हल्की सी तंजिया हंसी हंस दी, जैसे उसकी इस बात के लिए उसको कोई नया इल्जाम हो। आप मुझे नहीं जानते हैं,
महक फारूक पढ़ना ये इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच दिया। बेहतर ये है कि इस केस को यही बंद कर दे और भूल जाए कि हम कभी मिले भी थे। वो दो दो टोक बात करने का आदी था। सोचने का वक्त उसके मुजरिम को दिया जाता था जिस पर शक हो। महक का लहजा सख्त था और मेरा शक अब यकीन में बदल रहा है। राइम ने नजरें उसके चेहरे पर गाड़ी। यकीन या जिद? उसने धीमे मगर चुपते हुए अंदाज में कहा। महक लम्हा भर को खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों का तासुर न बता। आप चाहें तो इसे जिद कह लें, मगर याद रखिएगा, मैं जिस रास्ते पर चलती हूँ वहां पीछे मुड़कर देखना आदत नहीं है मेरी। राइम ने एक गहरा सांस किया, फिर आहिस्ते से बोला, फिर एक बात लिख ले इंस्पेक्टर साहिबा, ये रास्ता आपको मेरी दुनिया में ले आएगा और वहां खेल के असूल आपके नहीं मेरे होंगे। महक ने फाइल बंद की, खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ते बगैर पीछे देखते बोली, असूल चाहे किसी के भी हो, जीत हमेशा सच की होती है। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन कमरे में अब भी उन दोनों की नजरों की तपिश और जुमलों का जहर गूंज रहा था। राइम खान के होंठों पर एक मध्यम मुस्कुराहट उभरी। वो जान चुका था कि ये औरत आसानी से झुकने वाली नहीं। लड़की है तो बड़ी मुसीबत। अब वो अपने वकील को कॉल मिला रहा था। कराची के मजाफात में वाकया शानदार मगर सुनसान सी कोठी के गेट पर स्याह होंडा सिविक रुकी। ड्राइवर ने फौरन बाहर आकर दरवाजा खोला। राइम हल्की रफ्तार से उतरा। अब यह सप्ताह की थकन और चोट के असरात उसके वजूद में बाकी थे। हाथ में हॉस्पिटल का बैग, चेहरे पर संजीदगी और निगाहों में वही सख्ती जो वो हर अजनबी लम्हे के लिए रखता था। कॉलोनी की खामोश फिजा में कदमों की चाप गूंजी, मगर अंदर पहुंचती उस खामोशी को एक ठंडी और कटीली आवाज ने तोड़ दिया। वापस आ गए? लगा था शायद अस्पताल में ही रह जाओगे। सीढ़ियों के ऊपर से खड़ी एक पुरकशिश मगर करख्त नजर आने वाली औरत नीचे देख रही थी। सारा बेगम, राइम की सौतेली माँ। आंखों में सर्दी, होंठों पर करवाहट और लहजे में वो जहर जो बरसों के रिश्ते में खलासा पैदा हुआ था। राइम ने सरसरी से सलाम किया और बिना जवाब दिए लॉबी में रखे सोफे पर बैग रखा। आपको इत्तला मिली थी कि मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया हूँ? अपने बाप से मुखातिब था, पर जवाब सारा बेगम की तरफ से आया। इत्तला दी थी, ना देते इस घर में तुम्हें ना देखकर सुकून मिलता है। सारा बेगम नीचे उतरते हुए बोली। उनके हर जुमले में यह एहसास झलक रहा था कि वो इस घर में इसकी मौजूदगी को बोझ समझती है। राइम ने सर मेहरी से घूरा। राइम के जवाब देने से पहले ही ऊपर से एक कमजोर मगर प्यार बड़ी आवाज आई, राइम बेटा। वो चौंक मुड़ा। ऊपर के कमरे से एक बुजुर्ग खातून सफेद शाल ओढ़े लकड़ी का सहारा लिए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर रही थी। आंखों में चमक, चेहरे पर वही अपनाहट जिसकी इस घर में कमी थी। ये थी दादी जीनत बेगम। राइम फौरन उनकी तरफ पड़ा और सीढ़ियों पर ही रुककर उनका हाथ थाम लिया। दादी, आप क्यों आई? मैं ऊपर आ जाता। पगला, इतने दिन बाद घर आया है और मैं ऊपर बैठी रहती? जीनत बेगम ने उसके माथे पर हाथ रखा, फिर जख्मी पट्टी को देखकर चेहरा संजीदा हो गया। ये सब क्या हुआ है? राइम ने बस इतना कहा, हादसा था, कुछ खास नहीं। लेकिन दादी की तेज नजर जान गई थी कि वो सच छुपा रहा। हादसा या फिर तुम्हारी पुरानी आदत है, रात के गाड़ी दुराने का शौक और फिर पुलिस के चक्कर। सारा बेगम तंजिया हंसी हंसते हुए बोली। उनका लहजा तेज था और वो जानबूझकर पुलिस का लफ्ज इस तरह अदा कर रही थी जैसे ये किसी बड़े स्कैंडल का हिस्सा हो। राइम ने निगाह उठाई, एक लम्हे को उसकी उनकी आंखों में देखा और फिर खामोशी से दादी का हाथ थामे ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि इस घर में सिर्फ एक ही शख्स उसका अपना है और वो है दादी। बाकी बस दीवारें और रस्में। कमरे में पहुंचकर वो खिड़की के पास खड़ा बाहर सड़क को देखने लगा, फिर आराम की गर्द से बेड की तरफ बढ़ा तो दादी ने करीब आके नरमी से कहा, बेटा, दुनिया से लड़ने वाले अक्सर घर के अंदर अकेले रह जाते हैं। एहतियात से चलना और दवा वक्त कर लेना, और शादी कर ले तो पोतरा मेरा क्या पता कब सांसें मेरी बंद हो जाए। वो हमेशा बोले जाने वाला जुमला दोहरा रही थी। जब राइम हंस पड़ा। राइम ने दादी की तरफ देखा। मेरे पास है, आप है ना, बाकी सबका क्या है? आप कहीं नहीं जा रही दादी, अभी 100 साल और जीना है। वो शादी का इनकार ही करता था। बकूल दादी के से कवारा रहने का शौक है। वो दादी से बातें करने लगा। वैसे उसकी वापसी कब तक बात हुई थी और वो इस घर में कम ही आता था, और यहाँ आने की वजह सिर्फ दादी थी। दिल ही दिल में वो जानता था बाहर की दुनिया के साथ साथ इस घर के अंदर भी एक जंग उसका इंतजार कर रही है। आसमान पर रात की चांदनी अपनी पूरी आबोताब के साथ फैली हुई थी। सितारे छोटे छोटे चरागों की तरह झिलमिला रहे थे। महक रात के पुलिस स्टेशन से घर लौटी थी।
जूते उतारते ही हॉल में कदम रखा तो सामने अम्मी मोहतरमा ऐसे खड़ी थी जैसे बस उसी की ताक में बैठी हो। आंखों में वही अजी गोराहट, होंठ नीचे और बाजू सीने में बंधे हुए। मैं एक काम करती, आज रात फिर बाहर गुजार देती, नाना और मैं इंतजार करते रहते। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आवाज ने खप की थी और तासुरात में वही मशहूर, तुम तो घर की हो ही नहीं। वाला पैगाम। महक ने लंबा सांस लिया, कंधे से बैग नीचे सरकाते हुए बोली, अरे मॉम, अब तो आ गई हो ना। आते ही आंखों के वजन से कत्ल क्यों कर रही हैं? भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे। फिर आपकी शिकवे नोट कर लेती बाजाब्ता रिपोर्ट की सूरत में। अम्मी ने बेटी की जुबान सुनी तो सर झटक कर कहा, बस इसी जुबान की वजह से लोग कहते हैं कि तुम पुलिस में जचती हो। फिर वो किचन की तरफ बढ़ गई और जाते जाते नियम बुलंद आवाज में कुछ ऐसा कहा जो महक को बस आज तो खैर नहीं का पैगाम दे गया। महक हंसी दबाते नाना के कमरे की जानी पड़ी। दरवाजा खोला तो नाना अभी तक जाग रहे थे, टांग पर कंबल डाले, ऐनक नाक की नोक पर रखी और बाल उल्टा पकड़े हुए। उसे देखते ही मुस्कुरा उठे, ओहो हमारी शेरनी आ गई। लगता है आज फिर डाकुओं को अपना मदाह बना के आई हो। महक ने शरारत से पलक झपकी। जी नाना, एक तो कह रहा था कि आपकी पोती तो पकड़ने नहीं आती, दिल जीतने आती है। नाना ने हंसकर ऐनक उतारी। हाँ बस यही कमी रह गई है जब तुम मुजरिमों की फैन लिस्ट में शामिल हो जाओ। महक ने मुस्कुराकर नाना के कंधे पर दबाव डाला और कहा, नाना आप फिक्र न करें, आपकी पोती सिर्फ आपकी फैन है, बाकी सब तो बस नौकरी का हिस्सा है। नाना ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा, चलो पहले खाना खाओ, और हाँ तुम्हारी मॉम से सुलह भी कर लेना, वरना रात को मेरा ही बेड कमरा शेयर करना पड़ेगा। महक ने हंसकर कहा, नाना आपका कमरा छोटा है और आपकी नींद बड़ी, मुझे सुलह ही करनी पड़ेगी। महक नाना के कमरे से निकलकर दबे कदमों किचन तक पहुंची। अम्मी हांडी में चम्मच हिला रही थी, मगर चेहरे पर अब भी मैं नाराज हूं वाला स्टिकर लगा हुआ था। मॉम, आपको पता है आपकी नाराजगी का असर ऐसा है जैसे पुलिस की गाड़ी का सायरन, पूरे मोहल्ले को खबर हो जाती है कि कुछ बुरा होने वाला है। महक ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, हाँ और ये भी पता है कि इस घर की सबसे बड़ी मुजरिम तुम हो। वक्त की पाबंदी तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं। अम्मी ने चम्मच घुमाते घुमाते आंखों के कोने से उसे देखा। मॉम, पुलिस वालों की जिंदगी में टाइमिंग नहीं ड्यूटी होती है, और वैसे भी आपको तो पता है आपके मुलजिम ने जाते जाते कहा है, मैडम आपकी आंखों में तो इंसाफ की रोशनी है। महक फौरन मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, हाँ और तुम्हारे पेट में भूख की अंधेरी गली है, खाओ ये लो रोटी। अम्मी ने नाक सुकेरते हुए कहा, मॉम प्लीज नाराज ना हुआ करे, आप नाराज होती हैं तो खाने में नमक कम लगता है। महक ने प्लेट पकड़ी और शरारत से बोली, नमक कम नहीं लगता बल्कि जायका तुम्हारी शरारतों में गुम हो जाता है। अम्मी ने हल्की सी मुस्कुराहट दबा कर कहा, अच्छा तो फिर मेरा वादा, अगली बार मैं 10 मिनट पहले घर आ जाऊंगा। महक ने कहका लगा दिया, महक बीबी तुम्हारा 10 मिनट पुलिस वालों का 10 घंटे होता है। अम्मी ने चम्मच प्लेट में रखते हुए कहा, चलो मॉम कम से कम मेरा खाना तो वक्त पे मिल जाना। महक ने हंसते हंसते रोटी का नवाला मुंह में डालते कहा। अम्मी ने हल्की सी हंसी के साथ उसके सर पर हाथ रख दिया। नाराजगी हवा हो गई थी। वो दोनों माँ बेटी कम, दोस्त ज्यादा थी। बचपन से ही महक को उल्टे नाना और फारिया बेगम ने लाडो से पाल रखा था। दोपहर के वक्त पुलिस स्टेशन का माहौल हस्बे मामूल शोर और गहमा गहमी से भरा हुआ था। बाहर से आने वाली धूप खिड़की के जालीदार शीशों से छनकर फर्श पर सुनहरी लकीर खींच रही थी। मेज पर रखी फाइलों का ढेर और कप में ठंडी हुई चाय इस बात की गवाह थी कि महक सुबह से किसी न किसी केस में उलझी हुई थी। दरवाजे से हल्की सी खटक गई और फिर वही कदमों की बावकार चाप सुनाई दी। राइम अंदर आया। सफेद शर्ट की आस्तीनें कोहनी तक मुड़ी हुई थी। जीन्स आम सी मगर उसके अंदर का एतमाद और चेहरे की सख्ती आज भी कम न हुई थी। हवलदार अकरम ने फाइलों के पीछे से जांग कर महक की तरफ शरारत भरी नजरों से देखा और दबी आवाज में बोला, मैडम ये वही है जो कल मिले, आप समझ तो रही है ना। महक ने उसे घूरते हुए कहा, अकरम तुम्हारा दिमाग पुलिस स्टेशन में है या मोहल्ले की गपशप में? जाओ जाकर रिपोर्ट लिखो। राइम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कुर्सी खींच कर बैठ गया। इंस्पेक्टर साहिबा, लगता है कि आप ये मातहत आप ही की तरह बेखौफ है। महक ने फाइल खोलते हुए बगैर नजरें उठाए जवाब दिया, वो बेखौफ नहीं है, बस जरूरत से ज्यादा फारिग है। राय में सीधे लहजे में कहा, बुलाया क्यों है? महक ने कागज पलटते हुए सर्द आवाज में कहा, आप पर हादसे का केस है, अगर ताउन करे तो मैं फाइल बंद कर सकती हूँ। राइम ने कुर्सी पर टेक लगाते हुए हल्का सा कहका लगा, ये तो रिश्वत की खुशबू आ रही है।
कुछ रिश्वत ले और केस खत्म करे। महक ने नजरें उठाकर उसे देखा। पलकों के बीच से हल्की सी चमक फूटी। हाँ, मगर कैश में नहीं, सच में। पीछे खड़ा एक जवान हंस दिया और आहिस्ता से बोला, मैडम को ये डायलॉग फिल्म में बोलना चाहिए था। महक ने फौरन मुड़कर कहा, तुम लोग बाहर जाओ और हाँ, दरवाजा बंद कर देना। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों रह गए थे। खामोशी में सिर्फ पंखे की मदम कू कू सुनाई दे रही थी। राइम ने कुर्सी आगे सरका कर कहा, आपकी जुबान तेज है मगर सुनकर अच्छा लगता है। महक के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर उसने फौरन जब्त करके कहा, और आपका गरूर भारी है मगर कम करने की सख्त जरूरत है। उसी लम्हे अकरम दरवाजा हल्का सा खोलकर अंदर आया और चाय का कप रखते हुए बोला, खान साहब, चीनी ज्यादा रखी है। वैसे भी मैडम की बातें कड़वी होती हैं। राम ने चाय का कप पकड़ते हुए महक पर एक मायने खेज नजर डाली। फिर तो आज का दिन मीठा गुजरेगा। महक ने फाइल बंद करके कुर्सी पीछे खिसकाई। देखते हैं मीठा कब तक रहता है। राइम कब से एक चुस्की लेते हुए सोच रहा था, ये लड़की आसानी से झुकने वाली नहीं, और शायद इसीलिए दिल को खटकने लगी है। वो जाते मुड़ा, केस तो आप पर बनता है इंस्पेक्टर साहिबा, पर ये इल्जाम भी ठीक है। एक दो केस और डालने पड़ेंगे। वो नासमझी से उस मगरूर शख्स को देख रही थी कि अचानक ही उसकी टेबल पर पड़ी सभी चीजें नीचे फेंकने लगा। शोर की आवाज पर सब अंदर की तरफ आ गए, जबकि वो हंसता हुआ लंबे लंबे ढक भरता बाहर निकलता चला गया। पीछे महक गुस्से से आग बगोला हुई कि ये मेरे हाथों से बचेगा नहीं। इकराम, एक दो केस और ठोके इस घमंडी पर, वो कहती अपने ऑफिस से निकली थी। पीछे हवलदार अकरम के दांत अंदर नहीं जा रहे थे। कोई तो मिला मैडम की टक्कर का। अगले दिन राय मीटिंग खत्म होते ही कुछ सोचते हुए अपने ऑफिस से निकल आया। आज उसका इरादा पुलिस स्टेशन में जाने का था। न जाने कि उसे महक को तंग करने में मजा आने लगा था। वो नहीं जानता था कि कब उसकी जिंदगी में वो जरूरी हो गई थी, कि वो अपना कीमती वक्त उन फजूल सी हरकतों पर जाया कर रहा था। 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन में हंसबे मामूल शोर शराबा और फाइलों का अंबार लगा था। महक कुर्सी पर झुकी फाइल लिख रही थी जब अकरम हाँफता हुआ अंदर आया। मैम, मैम, आपके दोस्त खान साहब फिर आ गए हैं। महक ने चौंक कर भरवी चढ़ाई। दोस्त? किसके मजाल? अकरम ने होंठ दबाकर कहा, जो आपकी टेबल से चीजें नीचे फेंक कर गए थे ना, वही खान साहब। और इस बार अकरम अभी बात पूरी करता कि दरवाजा धड़ाम से खुला और अंदर राइम खान दाखिल हुआ। हाथ में एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग, चेहरे पर वही बेपरवासी मुस्कुराहट। इंस्पेक्टर साहिबा, कल के लिए सॉरी, आपकी मेज का सामान गिरा दिया था, सोचा नुकसान का अजाला ही कर दूं। उसने बैग महक के सामने मेज पर रखा। महक शक भरी नजरों से बैग खोला तो अंदर प्लास्टिक के खिलौने वाली हथकड़ी, एक नकली पुलिस की टोपी और एक बड़ा सा झूलता हुआ रबड़ का हथौड़ा। पिछले कोने में अकरम और बाकी जवान हंसी रोकने के लिए अपने होंठ काट रहे थे। ये क्या मजाक है? महक ने गुस्से में उससे कहा। राइम मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गया। मजाक नहीं, हिफाजती इकदाम। अब अगर फिर गुस्से में ने आपने चीजें फेंकी तो ये नकली होगी ना, नुकसान नहीं होगा। महक ने हथकड़ी उठाकर घुमाई। खान साहब, एक बात बताऊं, ये आप ही के हाथों पर जचेगी और मैं अभी लगा भी सकती हूँ। राइम जरा सा झुककर बोला। इंस्पेक्टर साहिबा, आपको पता है मेरे हाथ बांधना आसान है, मगर मुझ पर काबू पाना। उसने आंख दबाकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। महक ने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ अकरम को बुलाया। अकरम, इन साहब को बाहर का रास्ता दिखा, और हाँ, जाते जाते बैग साथ दे देना, कहीं ये तोहफे यहाँ ही ना छोड़ जाए। राइम उठते हुए हंसा। ठीक है, लेकिन याद रखें, अगली बार असली हथकड़ी भी हो तो चाबी मेरे पास होगी। ये कहकर वो लंबे ढाक बढ़ता बाहर निकल गया और पीछे कमरे में हंसी दबाने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। महक ने फाइल बंद की, मगर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आधे न रोक पाई थी। फिर सर झुकाती काम में मसरूफ हो गई। राइम अब तो हफ्तों घर नहीं जाता था। बचपन से ही उसने उससे एक तलखी सी पाई थी। उसकी सौतेली माँ घर में उसका जीना हराम रखती थी और उस घर में दादी के अलावा कोई भी नहीं था जो उसे अपना समझता हो। यहाँ तक कि उसका बाप भी उससे नफरत करता था, और नफरत करने की खास वजह यही थी कि उसकी माँ की वजह से आज वो अपने भाई से दूर हुए थे। उसकी कोशिश होती थी कि वो देर रात घर आए और सुबह यहाँ से निकल जाए। आज भी वो रात के 2 बजे घर आया तो सीधा अपने कमरे की तरफ चला आया। अभी वो बैठा शूज उतार रहा था कि दादी उसके कमरे में आई और साथ ही बैठ गई। बेटा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें रिश्ते का बताया था? तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो याद करवा रही थी। दादी,
आपको कितनी बार बताऊं, मुझे शादी नहीं करनी। शादियों का इंजाम बुरा होता है। उसे ये टॉपिक बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मूड खराब हुआ। पर बेटा, अपनी उस मंगेतर का तो सोचो जो बचपन से तुम्हारे इंतजार में बैठी है। अपने लिए नहीं सही तो मेरे लिए ही शादी के लिए हाँ कर दो। तुम्हारी एक हाँ से मेरे बिछड़े हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे। दादी का इमोशनल ड्रामा शुरू हो चुका था। अब तो उसे हंसी आती थी, बरसब्त किए बैठा था। ठीक है दादी, मुझे इस रिश्ते से कोई मसला नहीं। जिसमें आप खुश, उसमें मैं खुश। आखिरकार आज उसने दादी की खुशी के लिए हाँ कर ही दी थी, क्योंकि अब वो रोज इन सवालों को नहीं सुनना चाहता था, इसलिए जान छुड़वा ली। वैसे भी वो लड़की जो सालों पहले यहाँ से जा चुकी थी, उसका मिलना मुश्किल ही था। अब तो वो खड़ा अपने कपड़े निकाल रहा था। दादी खुशी से उसकी बलाएं उतारने लगी। चल पुत्र, तू आराम कर, मैं चलती। उसके सर पर हाथ रखती कमरे से निकल गई थी। उसने अलमारी में रखी हुई एक डायरी निकाली। उसमें एक तस्वीर रखी थी। इसे निकालकर वो अफसुर्दा हुआ। उस तस्वीर में छोटी बच्ची नजर आ रही थी, जिसकी आंखों में शरारत नाच रही थी और वो बहुत मासूम लगती थी। सख्त नफरत है मुझे तुमसे। बहुत शौक है ना मेरी जिंदगी में आने का, तो आ जाओ। और तुम्हारी जिंदगी भी मैंने हराम में कर दी तो मेरा नाम राइम खान नहीं। राइम का अंदाज तीखा था और आंखें कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। सड़क सुनसान और बारिश की बूंदें जैसे जमीन से खेल रही थी। महक ने आज वर्दी के बजाय घर के कपड़े पहने थे। हल्के गुलाबी शलवार कमीज पर नरम शॉल कंधों पर डाले, मेकअप से पास चेहरा लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। बारिश में मुकम्मल भीग चुकी थी। रात के ऑफिस से घर जा रही थी जब अचानक गाड़ी खड़खड़ाई और दरमियानी ही सड़क पर रुक गई। वो टेंशन में गाड़ी से उतरी और गाड़ी का बॉन्ट खोलकर चेक करने लगी, पर उसे इस काम की समझ ही नहीं थी। वाह, अब यही कमी रह गई थी। कुछ सोचते हुए उसने गाड़ी के डैशबोर्ड से मोबाइल निकाला और कॉल मिलाने लगी, पर सिग्नल ना होने की वजह से कॉल नहीं लग रही थी। उसी लम्हे पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने मुड़कर देखा तो रायम गाड़ी से उतर रहा था। नजर जैसे एक पल को रुक गई। रायम ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। आज उसे पहली बार घर के कपड़ों में दिखाई दे रहा था। वो हमेशा वर्दी में होती थी। गुलाबी सूट में वो राइम को अपनी ओर खींच रही थी। पुलिस ऑफिसर हो, ये लगता है कि आज मुजरिम के बजाय गाड़ी ने हथकड़ियां पहना दी है। राइम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। बारिश में भीग जाने की वजह से उसके कपड़े गीले हो गए, बदन से चिपक गए थे। राइम की नजरें खुद पर से पाकर महक ने शॉल ठीक की। पहली बार राइम को देखकर उसे तसल्ली हुई थी। हाँ, और ये जगह इतनी सुनसान है कि तुम्हारे जैसे मशकूक लोग भी यहाँ घूम रहे हैं। वो दो बदो तरक कर बोली। राइम ने हंसते हुए गाड़ी का बोनट खोला और झांका। मसला बड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारे यहाँ बारिश में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। चलो मेरी गाड़ी में बैठो। गाड़ी का काम तो उसे भी नहीं आता था, इसलिए उसने साथ चलने की ऑफर दी। तुम जाओ, मैं पुलिस में हूँ, मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है। वो खुद को मजबूत साबित कर रही थी, पर सड़क पर सुनाटा देखकर बदन में सनसनाहट सी हो रही थी। पुलिस में हो, सुपर वुमन नहीं हो। रात की सुनसान जगह ठीक नहीं है। ये जिद छोड़े और आ जाए इंस्पेक्टर साहिबा। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद महक ने हल्की सी तेवरी चढ़ाई, मगर बैठ गई गाड़ी में। गाड़ी चल पड़ी। बारिश की बूंदें शीशे पर नाच रही थी और दोनों के दरमियान अजीब सा सकूत था। तुम्हें भी नहीं आती ना गाड़ी ठीक करना? महक ने आंखें घुमाई थी। मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई मैकेनिक नहीं। हंसना बंद करो अब। महक की हंसी पर वो शर्मिंदा हुआ था। कुछ लम्हे वो महक के बताए हुए रास्ते से घर के सामने खड़ा था और गाड़ी से बोलती और फिर पलटी। चंद लम्हों बाद बोली, तुम चाहो तो सीधा घर जाकर जा सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो एक कप चाय के लिए रुक सकते हो। ये पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन है या जाति? राइम ने बहने उचकाई। बस समझ लो, चाय अच्छी बनाती हूँ। महक ने होंठ काट कर कहा। वो गाड़ी से उतरा और महक के पीछे चल दिया। घर पहुंचकर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, महक के नाना आरामदाह कुर्सी पर बैठे हुए थे। अरे बेटा, अंदर आओ। ये कौन है? पीछे से महक की माँ किचन से निकली। एक नौजवान लड़के को महक के साथ देखकर चेहरे पर हैरत दर आई थी। ये मिस्टर बिजनेसमैन है, मतलब राइम खान। इस नाम पर दोनों को कुछ याद आया। राइम ने नरमी से सलाम किया और महक अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो चाय की ट्रे के साथ कमरे में दाखिल हुई। चाय के भाप में महक की नजरें चुपके से राइम की तरफ उठी थी, जैसे कहना चाह रही हो कि आज तुम मेरे मेहमान हो और शायद ये शाम तुम्हें याद भी रहे। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो इन्होंने मुझे ड्रॉप किया, इसलिए मैं एक चाय ऑफर करती।
अब वो वजाहत दे रही थी क्योंकि उसकी वालदा और नाना सवालिया नजरों से उसे देख रहे थे। उसे घर के बाहर तक छोड़ने आई थी। आज मेरी मदद की, इसलिए मैं केस वापस ले रही हूँ। ये एक एहसान है मिस्टर बिजनेसमैन। वो एक अदा से बोल रही थी। राइम अश अश कर उठा था। शुक्रिया आपका इंस्पेक्टर साहिबा। वैसे भी मैं अब इस केस को दिल की अदालत में लगवाने वाला हूँ। वो बिल्कुल उसके करीब खड़ा था। लहजे में एक प्यार की ठहक थी। इंस्पेक्टर महक को घबराने पर मजबूर कर गई थी। वो बोलकर रुका नहीं था बल्कि वहां से निकलता चला गया था और रायम की नजरों से ओझल हो जाने तक वो वहीं खड़ी रही थी। महक ने ये केस बस रायम का गुरूर कम करने के लिए उस पर डाला था। उसका इरादा वैसे भी उस मजाक को खत्म करने का था और आज उसे अच्छा मौका मिल गया था। वो ऑफिस में बैठा था, एक फाइल पर काम कर रहा था जब फोन की बेल बजी। उसे लापरवाही से फोन कान से लगाया। हाँ बोलो। दूसरी तरफ से भारी और घबराई हुई आवाज सुनाई दी। रायम बेटा, दादी को दिल का दौरा पड़ा है, फौरन अस्पताल पहुंचो। पल भर को उसका हाथ काम किया, खून जैसे रगों में जम सा गया। उसने बगैर कुछ के गाड़ी की चाबी उठाई और दौड़ता हुआ बाहर निकला। ट्रैफिक की घन गर्ज के बीच उसका दिल बेतरतीब धड़क रहा था। एक दादी ही तो उसकी अपनी थी। उनको खोने के डर से वो जान निकलती थी। अस्पताल के सफेद हाल में पहुंचते तकरीबन भागते हुए आईसीयू के दरवाजे पर रुका। शीशे के पार दादी कमजोर सांसों के साथ ऑक्सीजन मास्क पहने ले रही थी। नर्स ने सर इशारे से हिलाया। वो आपको बुलाना चाहती है। राइम आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया। दादी ने कमजोर मुस्कुराहट से उसे देखा और हाथ पकड़ने का इशारा किया। बेटा, एक ख्वाहिश है जो मेरी जिंदगी की आखिरी हो सकती है। उसकी आंखों में नमी उतर आई। ऐसा तो मत कहे दादी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। पुलिस दादी आपकी हर बात सर आंखों पर। उसकी आंखें नम हो गई थी। अपने बचपन की मंगेतर को ढूंढ रहा। मेरा जी चाहता है मरने से पहले तेरा घर बसा हुआ देखो। राइम चौंक गया। उस वक्त ये बात कर रही थी। बचपन की मंगेतर? दादी, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। आप आराम करें। दादी की आंखों में धुंधला सा माजी चमका। हाँ, उसकी तस्वीर मेरी अलमारी के पुराने खाने में है। उसके पीछे एक पर्ची पर घर का पता है। ये काम मैं खुद करती पर वक्त ने साथ नहीं दिया। तुम जाओ ढूंढो और वादा करो मुझसे कि तुम मेरा कहा मानोगे। राहिम का गला खुश्क हो गया था। दिल में अजीब सी बेचैनी उतर आई। मैं वादा करता हूँ दादी, लेकिन आप आराम करें, कुछ नहीं होगा आपको। उसने दादी का हाथ दबा कर कहा। दादी ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर दी और वो बाहर निकल आया। लेकिन उसके दिल में हजार सवाल थे और एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो चुका था। गाड़ी में बैठकर उसने स्टीयरिंग पर हाथ रखते आंखें बंद कर ली। दिल में एक अनजानी सी हलचल हुई। बचपन की मंगेतर कहाँ थी? अब कैसी दिखती होगी? वो इसे कहाँ ढूंढेगा? लाखों सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे और जिनके जवाब मिलना इतना आसान नहीं था। चंद लम्हे बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा अपने घर की तरफ चल पड़ा, जहां दादी का सामान और वो पुरानी अलमारी रखी थी। घर पहुंचते ही खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया क्योंकि उसकी सौतेली माँ घर पर नहीं थी। कमरे में दाखिल होते उसने बल्ब जलाया। हवा में बासी लकड़ी की खुशबू थी। वो सीधा दादी की अलमारी की तरफ गया। पुराने तर्ज की भारी अलमारी कोने में खड़ी थी। उसने आहिस्ता से ताला खोला। अंदर कपड़ों के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स रखा था। बॉक्स खोलते ही खुशबू का एक पुराना झोंका आया, जिसे वक्त खुद पलट आया हो। बॉक्स में कुछ जर्द पड़े खत, चंद चूड़ियां और एक पुरानी सी तस्वीर थी। तस्वीर उठाते वो लम्हा भर को रुक गया। तस्वीर में एक बच्ची थी, आंखों में शरारत और मुस्कुराहट में बला का एतमाद। उसके लिबास से साफ लगता था कि ये तस्वीर कई साल पुरानी है, मगर चेहरे पर ऐसी जाज़बियत थी कि राइम के दिल की धड़कन एक लम्हे को थम दे। ये एक ही तस्वीर थी जिसे जो वो बचपन से दिखता आ रहा था। सेम ऐसी उसकी पास भी थी। उस तस्वीर को अपने पैंट की पॉकेट में रखते वहां से निकलता चला गया। वो अपने ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी देख वो चौंका। अंदर जाते अपने ऑफिस में इंस्पेक्टर महक को देख उसे बिल्कुल हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि एक वाहिद बिन बुलाई मेहमान थी जो कहीं भी किसी मौका पर भी उसे मिल जाती थी। कैसे आना हो इंस्पेक्टर साहिबा? मेरे गरीब खाने में। राइम सीधा चलते हुए अपनी कुर्सी पर बैठा था। अब इस्तफार किया। गरीब खाना तो नहीं कह सकते, इसे अच्छा खासा पैसा बना रखा है तुमने। महकते भी कुर्सी खींचती उसके सामने बैठते हुए कहा। उसके लहजे में तंज था। इंस्पेक्टर साहिबा, ये मेरा हक हलाल का कमाया हुआ पैसा है। हमने बिजनेसमैन पुलिस वालों की तरह रिश्वत नहीं देते हम। राइम के जवाब ने महक को गुस्सा दिलाया था। वो काबू कर गई। महक ने शरारत से आंखें सुकेर कर कहा, ओह, तो ये है वो राज।
जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? अचानक ही महक उसके हाथ से वो तस्वीर छीन चुकी जो वो परेशानी के आलम में तक रहा था, पर अभी वो तस्वीर महक ने देखी नहीं थी। रायम ने तस्वीर हाथ से छीनने की कोशिश की। तस्वीर मुझे वापस कर दो, और अगर कोई काम नहीं है ना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वो वाकई में परेशान था। तभी लहजे में खारपन आ गया था। ये तस्वीर किसकी है? तस्वीर वापस करते वक्त महक की नजर उस बच्ची की तस्वीर पर पड़ी तो वो चौंक उठी। ये तस्वीर मेरे बचपन की कजन की है जो मुझे अब मिल नहीं रही। मेरी दादी बहुत बीमार है और वो इससे मिलना चाहती है। रायम बिना उसके चेहरे के तासुरात देखे बोल रहा था, पर उसका यूं चौंकना कुछ अजीब लगा। महक ने वो तस्वीर वापस टेबल पर रखी। चुपचाप वहां से वो निकल गई थी। रायम अपनी परेशानी में इतना उलझा कि महक का यूं जाना महसूस ही न कर सका। ड्राइविंग सीट पर बैठते के बाद महक ने गहरी सांस ली। ये तस्वीर तो उसकी थी, पर ये रायम के पास क्या कर रही थी? रायम उसका कजन है। उसका तो वाहिद एक ही कजन था जिसका मंगेतर भी था, जिसका इतने सालों से उसे कुछ पता नहीं था। बहुत से सवाल लिए वो वहां से निकलती चली गई। महक के जाने के बाद रायम ने संजीदगी से कहा, चाहे इस लड़की को ढूंढना कितना ही मुश्किल हो, दादी की ख्वाहिश पूरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन दिल के किसी कोने में वो खुद भी नहीं जानता था कि ये तलाश एक कहानी की शुरुआत होने वाली है या उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। वो दादी के कहने पर अपनी कजन से शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो दिल ही दिल में महक को पसंद करने लगा था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन रायम के जहन में दिन के वाकयात एक फिल्म की तरह चल रहे थे। दादी के कमजोर हाथ, पुरानी तस्वीर और महक का अचानक बदलता रवैया, सब उसे सुकून देने नहीं दे रहा था। थोड़ी देर पहले वो अस्पताल से उकर आया था। दादी की तबीयत अभी नासाज थी। गाड़ी में बैठा शहर की रोशनियों को देख रहा था। हाथ में वही तस्वीर थी। अचानक उसकी नजर छोटे कागज पर पड़ी जो तस्वीर के पीछे दबा हुआ था। उसने एहतियात से कागज निकाला। ये एक पुराना आधा मिटा हुआ पता था, हैदराबाद, गली नंबर 7। बाकी अल्फाज धुंधले हो चुके थे। राइम ने फौरन मोबाइल उठाया और पता तलाश करने लगा। एक दो बंदों से पता करने के बाद उसे पता चला कि वो लोग कराची शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उनके कराची का एड्रेस किसी को मालूम नहीं। थक हार कर वो वापस घर लौट आया। जब उसके दिमाग में क्लिक हुआ, उसके ऑफिस में महक ये तस्वीर देखकर चौंक गई थी। यकीनन वो इस बारे में कुछ तो जानती होगी। शायद उससे कोई सराख मिल जाएगा। ये सोचकर उसने महक को कॉल मिलाई थी। कॉल रिसीव ना होने पर उसने गाड़ी महक के घर की तरफ गामजन कर दी। थोड़ी देर के बाद वो महक के घर के बाहर खड़ा था। 2-3 दस्तक के बाद दरवाजा खुला तो अंदर आते हुए उसका इस्तकबाल महक के नाना ने किया। वो लाउंज में बैठा था जब महक नीचे आती नजर आई। महक सीढ़ियों से उतर रही थी। सादा सी सलवार कमीज में बाल खुले और चेहरे पर हल्की सी हैरत। बिजनेसमैन, इस वक्त सब खैरियत है? रायन ने अपनी नजरें उस पर टिकाए रखी जैसे कुछ सोच रहा हो। महक, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, वो कुछ वक्फे के बाद बोला। महक ने नाना की तरफ देखा। वो इशारे से कह रहे थे कि वो बात कर ले। दोनों लाउंज से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गए थे। राय में जब से वो पुरानी तस्वीर निकाली थी और मेज पर रखी, ये तुमने उस दिन देखी थी और तुम चौंक गई थी, क्यों? महक ने तस्वीर को देखा। उसके होंठों पर एक मध्यम मुस्कुराहट आई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, क्योंकि ये तस्वीर मैंने पहले भी देखी है, किसी शायद किसी केस में। वो साफ झूठ कह रही थी। राय में चौंक कर पूछा, कहा? महक ने गहरा सांस लिया, जैसे कोई पुराना राज छुपाने की हिम्मत कर रही हो। ये मुझे नहीं याद, मैं नहीं जानती इसे। और फिर एक ऐसे रिश्ते मैं जोड़ना नहीं चाहती जो बरसों से उसे तकलीफ दे रहे थे। वो रायम यानी अपने बचपन के मंगेतर से नफरत करती थी। उसकी वजह साफ थी, उस शख्स की औलाद था जिसने उसकी माँ को दुख दिए, उसकी खाला को भी नहीं छोड़ा। राफिया साहब और फारूक साहब दोनों भाई थे। उनकी शादी एक ही घर में हुई थी। राफिया साहब की बीवी आयत थी जो रायम की माँ थी, और अब वो इस दुनिया में नहीं थी। जबकि फारूक साहब की बीवी फारिया थी जिनकी बेटी महक थी। आयत और फारिया आपस में बहनें थी। दोनों भाइयों में बहुत मोहब्बत थी, पर राफिया साहब अपनी एक कॉलीग को पसंद करने लगे थे और मुलाकातें भर गई। जब ये बात आयत को पता चली तो वो पूरी तरह टूट गई थी और वो बहुत लड़ी। पर आखिर में राफिया साहब ने दूसरी शादी कर दी और सारा को घर ले आए। रिश्ते में दरार आते ही सब खत्म हो गया। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात तलाक तक जा पहुंची और राफिया साहब ने आयत को तलाक दे दी।
और ये सदमा वो बर्दाश्त न कर सकी और बड़ी जवानी में ही दिल की बीमारी में मुब्तला हो गई और एक दिन उस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद दोनों भाई में झगड़े बढ़ गए और आखिरकार फारूक साहब अपनी बच्ची और बीवी समेत कराची छोड़कर चले गए। सबसे राब्ते खत्म हो गए। दादी ने बहुत रोका पर वो माने नहीं, क्योंकि यहाँ उनकी बीवी को अपनी बहन की याद आती थी। फारूक साहब शुरू शुरू में दादी से मिलने आते थे, तो फिर अचानक आना बंद हो गया। मैं नहीं जानती, तुम यहाँ से जाओ। वो आंखें फेर गई थी। वो रायम को नहीं बता सकती थी कि सच क्या है। रायम वहां से निकलता चला गया। महक बेटा, क्यों छुपाई तुमने ये बात? बच्चा कितना परेशान है। मुझे लगता है तुम माँ बेटी को एक बार वहां चले जाना चाहिए। तुम अपनी दादी से मिलाओ। महक के नाना कल से ये बात कह रहे थे, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। आपने देखा ना नाना, जब कल मैंने मामा को ये बात बताई तो जब से उनकी तबीयत खराब है। अभी भी वो दवा खाकर सो रही है। मैं वो सब करवाहट और पुरानी तलख यादें उनकी जिंदगी में वापस नहीं लाना चाहती। पर बेटी, तुम्हारे बाप की भी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि तुम राइम की बीवी बन जाओ। राइम जो कार की चाबी भूल गया था, वापस देने के लिए पलटा तो दरवाजे के बाहर ही आने वाली आवाज सुनकर साकित रह गया। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो महक और नाना दोनों चुप हो गए। तो ये है वो सच जो इंस्पेक्टर महक आप मुझसे छुपा रही थी? मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, पर प्लीज मेरी दादी को कुछ हो जाएगा। उनकी खातिर ही एक दफा मेरे साथ चलो। उस वक्त हारा हुआ लग रहा था। महक ने ना चाहते हुए भी हामी भर ली थी और फिर वहां से वो निकलता चला गया। वो रात महक और राइम दोनों पर बहुत भारी थी। एक ऐसे सच का इंकशाफ हुआ था जिसने दोनों को हला कर रख दिया था। राइम ही उसका कजन और मंगेतर था, जो बात वो हजम नहीं करना चाहिए थी। कहानी ने एक नया रुख लिया था। दादी की तबीयत संभल गई थी। वह अस्पताल से घर आ चुकी थी। राइम ने इस बार अपने घर ले आया था। उसका अपना जाती घर था। दादी के पास तो वो कभी कभी चला जाता था। दादी को लाने की वजह यही थी कि उनका ख्याल रख ले, अच्छे से रखा जाए, वरना इस घर में तो उसके बाप और सतीली माँ को पार्टी वगैरह के अलावा किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं होती थी। दादी ने 10 बार राइम से एक ही सवाल किया था कि कुछ पता चला कि नहीं। उन्हें दिलासे दे रहा था जब यकदम घर के गार्ड ने राइम को आकर इतला दी कि बाहर कोई हानिया मैडम आई है और उनके साथ एक खातून भी है। गार्ड की बात सुनते ही राइम ने एक लम्हे को खामोश रह गया। दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। हानिया? उसने मदम आवाज से खुद से कहा। दादी ने फौरन सीधा होकर तकिए का सहारा लिया। आंखों में एक चमक और चेहरे पर बेकरारी आ गई। बेटा, फौरन अंदर बुलाओ। दादी की आवाज में बरसों की तरफ थी। राइम ने गहरा सांस लिया और गार्ड को इशारा किया, भेज दो। चंद ही लम्हों बाद महक अंदर आई। महक का पहला नाम हानिया था, जो बदल दिया गया था। आज वो आम दिनों की तरह सख्त और तेज मिजाज नहीं लग रही थी, बल्कि खामोश, नजरें झुकाए एक गहरे बोझ के साथ चल रही थी। उसके साथ एक बावकार मगर थकी हुई औरत सी थी, फारिया बेगम। दादी ने कांपते हाथ आगे बढ़ाया। फारिया? वो दोनों लम्हा भर को रुक गए, जैसे वक्त थम गया हो। फारिया बेगम की आंखें भीग गई। बहुत साल बीत गए थे मिले हुए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, वो आहिस्ता से बोली। दादी ने पलके चिपकने की कोशिश की, फुर्सत न दी थी। एक झटके में फारिया बेगम को गले लगा लिया। तुम्हें देखने की आस तो कब की छोड़ दी थी, मगर अल्लाह ने आज ये दिन भी दिखा दिया। महक एक कदम पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसकी नजरें बार बार राइम से टकरा जाती, जो एक तरफ खड़ा खामोशी से ये मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सुकून था कि वो वादा जिसने दादी से किया था आज पूरा हो रहा था। बेटा, महक इधर आओ। दादी ने हाथ बढ़ाया। महक ने हाथ हिचकिचाते हुए कदम आगे बढ़ाए। दादी ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिया। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारे लिए कितनी दुआ की थी। तुम मेरी बेटी हो। और दादी ने मायने खेज निगाहें राइम की तरफ डाले। इनकी अमानत भी। महक के दिल में जैसे किसी ने हल्की सी चोट लगाई थी। वो जानती थी दादी का मतलब क्या है, मगर उसके दिल के जख्म अभी ताज़ा थे। उसने बस बचपन से ही सुना था कि उसकी कोई दादी भी है, पर दादी का पहला लम्स पाकर उसका दिल बेचैन हुआ था। दादी में से उसे अपने बाप की खुशबू आ रही थी, वही बाप जो अब उस दुनिया में नहीं रहा था। महक की आंखें नम हुई थी। राइम ने पहली बार सीधा उसकी तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर महक, शुक्रिया। आज आपने सिर्फ एक बुजुर्ग का दिल खुश नहीं किया, बल्कि एक घर को भी जोड़ दिया है। महक के होंठ हल्के से कांपे। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज उसका साथ ना दे सके। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन कमरे में मौजूद तीनों जवान, दिन, राइम, महक और फारिया,
सबके अंदर एक तूफान छुपा हुआ था। ये मुलाकात बस एक मुलाकात नहीं थी, ये बरसों पुराने रिश्तों का दरवाजा दोबारा खुलने की पहली दस्तक थी। फारिया बेगम किचन कमरे में दादी के पास ही थी, जबकि महक और रायम बाहर की तरफ आ गए थे। दादी और फारिया बेगम माजी की बातों में उलझ गए। कमरे में पुरानी यादों की खुशबू फैल गई थी। महक ने आहिस्ता से नजरें झुकाई और बाहर निकलने लगी। रायम भी चंद लम्हे बाद उसके पीछे आया। घर का जहन हल्की धूप और ठंडी हवा में नहा रहा था। दरख्तों के पत्ते हल्के हल्के झूल रहे थे। महक ने रुककर लंबी सांस ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। महक। रायम की आवाज धीमी मगर भारी थी। वो पलटी नहीं, बस दूर दिखती रही। मैं जानता हूँ ये सब आसान नहीं था तुम्हारे लिए, लेकिन तुम आई कि ही काफी है। महक के होंठ हल्का सा कस गए। मैं आई क्योंकि तुम्हारी दादी का दिल टूटने से डर गई थी, तुम्हारे लिए नहीं। रायम मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट उदासी में डूबी हुई थी। वो तुम्हारी दादी भी है। कभी कभी हम किसी के लिए कुछ करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो दरअसल हमारे दिल के लिए है। और रायम ने याद दिलाया था उसे। महक ने पहली बार उसकी तरफ देखा और उसी लम्हे रायम की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों की दूरी के बाद कोई अपना सामने आ गया हो। तुम अब भी वही बातें करते हो जो दिल को उलझा देती है, वो आहिस्ता से बोली। राइम ने कदम करीब किए। और तुम अब भी वही, जो सुनकर भी मानने को तैयार नहीं होती। हवा का एक झोंका आया। महक के बाल हल्के से चेहरे पर बिखर गए। राइम के हाथ में हल्की सी जंबिश हुई, जैसे वो इन्हें हटाना चाहता, मगर फिर खुद को रोक लिया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद महक ने रुख मोड़ लिया। मुझे जाना है। जा सकती हूँ, लेकिन ये जान लो महक, क्या जो दरवाजा खुला है वो दोबारा बंद नहीं होगा। महक के कदम रुके, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधी दादी के कमरे की तरफ चलती और राइम वही खड़ा उसके जाते हुए वजूद को देखता रहा। फारिया बेटा, हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले हम राइम और महक को एक मजबूत रिश्ते में बांध दें। फारिया बेगम ने महक के नाम का दादी को बता दिया था। फारूक की भी यही ख्वाहिश थी और तुम्हारी बहन भी तो यही चाहती थी। अब तुम वापस आ गई हो तो जाने की बात मत करना। चंद लम्हे खामोशी के बाद दादी की आवाज कमरे में गूंजी थी। फारिया बेगम दादी की बात सुनकर साकित रह गई। उनकी नजरें फर्श पर जमी हुई थी, जैसे वहां कोई जवाब छुपा हो। कमरे में लम्हा भर को ऐसी खामोशी छा गई कि बाहर दरख्तों की शाखों से टूटते पत्तों की आवाज तक सुनाई देने लगी। अम्मा जान, फारिया बेगम ने आहिस्ते से कहा, यह इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। सालों का जख्म है ये। सिर्फ रिश्ता जोड़ने से सब भर नहीं जाता बेटी। जख्म वक्त से भरते हैं, लेकिन उसके लिए पहला कदम तो लेना पड़ता है ना। रायम और महक, उन दोनों की रगों में एक ही खून है, एक ही जड़ है। तुम जाने की बात करोगी तो फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा। दादी ने उनके हाथ मजबूती से थाम लिए। मैं अपनी बेटी को के लिए वही जिंदगी नहीं चाहती जो मैंने जीती है। अम्मा जान, मैंने इसको हर दर्द से दूर रखा है। फारिया बेगम की आंखें भीग गई थी। दादी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, और मैं चाहती हूँ तुम्हारी बच्ची को मोहब्बत मिले जो तुम्हें ना मिल सकी। रायम अपनी माँ का बेटा है, वो जानता है औरत का दर्द क्या होता है। उसी लम्हे दरवाजा हल्का सा खुला और रायम अंदर आया। दोनों औरतों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने एहतराम से कहा, लेकिन आंखों में तजस्सुस था। दादी ने मुस्कुराकर उसे पास मिला। आओ बेटा, हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। रायम ने कुर्सी खींचकर करीब बैठते हुए पूछा, अच्छा, और क्या फैसला सुनाया जा रहा है मेरे बारे में? दादी ने मायने खेज नजर फारिया बेगम पर डाली। ये कि तुम्हारी अब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वादा निभाना है। रायम ने पलके झुकाई। वादा? दादी की आवाज में नरमी भी थी और हुक्म भी। महक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का वादा। ये सुनते ही फारिया बेगम ने नजरें झुका ली और रायम ने पहली बार महसूस किया कि शायद ये लड़ाई सिर्फ महक की नहीं, बल्कि माओ और बेटियों के दरमियान में बरसों से चल रही है। वो फारिया बेगम को बहूर देख रहा था। बिल्कुल उसकी माँ की झलक आ रही थी। कैसे ना आती, आखिर आयत की बहन जो थी। रायम कमरे से निकला तो उसके कदम सीधे लॉन की तरफ पड़े। शाम ढल रही थी। आसमान पर सुनहरी और सुरमई रंग घुल मिल गए थे। दूर बेंच पर महक खामोश बैठी थी, नजरें जमीन पर और हाथों में चाबियों का छोटा सा गुच्छा घुमा रही थी। उसे पुलिस स्टेशन जाना था। इंस्पेक्टर साहिबा, मेरी दादी ने तो बड़ा सीधा सा हल निकाल दिया है। रायम की आवाज में हल्की सी मुस्कुराहट थी। और तुम्हें लगता है मैं हाँ कर दूंगी? महक ने ऊपर देखा, बिन भवे चढ़वा कर कहा। रायम पुरसुकून अंदाज में उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे लगता है तुम मुझे इतना मौका जरूर दोगी कि मैं तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करके
राइम की नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। ठीक है राइम, मौका चाहिए ना तुम्हें। महक के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर वो सीधी खड़ी हो गई। राइम ने चौंक कर कहा, हाँ। वो एक कदम कल पर, आंखों में सर्दपन था। 10 दिन, बस 10 दिन में मेरा दिल जीत दो। अगर जीत लिया तो मैं वही बनूंगी जो तुम्हारी दादी चाहते हैं। अगर ना जीत सके, वो जरा रुकी, तो फिर कभी ये बात मेरे सामने मत लाना। वो ऐसे कह रही थी कि जैसे उसे यकीन हो कि रायद उसके दिल पर कभी काबू नहीं कर सकेगा और वो वापस अपनी दुनिया में लौट जाएगी। रायम के चेहरे पर हैरानी और चैलेंज कबूल करने वाली मुस्कुराहट एक साथ आ गई। 10 दिन, ठीक से इंस्पेक्टर साहिबा, याद रखना। आप शर्त रख रही हैं, मैं कभी नहीं हारता। राय ने चैलेंज कबूल किया। 10 दिन है और 10 दिन में यही रहूंगा, और सिर्फ इन 10 दिनों में ही मैं तुम्हें खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दूंगी। या तो तुम मुझे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर ले, या मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद से दूर कर दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। महक के खराफाती दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। महक ने हल्के से कंधे उचकाए और बैंक बेंच से अपनी चाबी उठाकर चल दी। राइम वही खड़ा उसके जाते हुए कदमों को देखता रहा और दिल ही दिल में सोचा, ये 10 दिन तुम्हें मेरा बनाए बगैर खत्म नहीं होंगे। अगली सुबह महक ने लॉन से निकलते तेज कदम बढ़ाए, लेकिन राइम भी पीछे पीछे आ गया। इंस्पेक्टर साहिबा, आपने सोच लिया कि 10 दिन बाद क्या होगा? राय में जानबूझकर हल्की संजीदगी में पूछा। वो 3 पीस सूट पहने मुकम्मल तैयार था। हाँ, या तो तुम मुझे खुद से दूर भागते देखोगे, या फिर मैं तुम्हें। महक ने कंधे उचकाए। तुम्हें पता है, भागने में मैं तुमसे बेहतर हूँ। स्कूल में 4 साल तक दौड़ का चैंपियन रहा हूँ। राम ने सीना फुलाकर कहा। और स्कूल में मैं 4 साल तक सबकी दौड़ रोकने वाली रही हूँ। महक ने मुस्कुराकर मुड़ते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? वो चौंका। मतलब ये कि एक ही टांग पर लकड़ी मारकर गिरा देती थी। राम ने ताली बजाकर दाद दी। वाह, पुलिस में आने से पहले भी तुमने मुजरिमाना जहन की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। राम ने हैरानी से हैरानी का ड्रामा किया। और तुम हमेशा इतनी खुद पसंद थे या ये आदत नहीं है? महक ने हल्की हंसी दबाई। खुद पसंद नहीं, बस खुद पर भरोसा ज्यादा है। ओह, तो ये भरोसा कल तब भी बाकी रहेगा जब मैं तुम्हें गिराकर कीचड़ में फेंक दूंगी। राइम ने मुस्कुरा कर कहा। फेंकना चाहती हो तो शौक से, लेकिन शर्त है कि तुम भी साथ गिरना। तुम्हारा साथ गिरना तो सबसे बड़ा नुकसान होगा। महक ने हंसते हुए कहा और बाहर गेट से थोड़ा आगे आती वो राइम के पाँव में पाँव अड़ाती उसे मौका वाकई में कीचड़ में फेंक चुकी थी। राइम के माथे पर बल नमूदार हुआ जबकि वो हंसी से लूट पूट हो रही थी। महक की हंसी गूंज रही थी और राइम एक लम्हा जमीन पर बैठा उसे घूर रहा था। इंस्पेक्टर साहिबा, जुर्म तो आपने कर लिया, अब इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालते हुए उठकर बोला। अपनी जेब से रुमाल निकालकर माथे का कीचड़ साफ करने का बहाना किया, लेकिन अगले ही पल अचानक एक कदम बढ़ाकर महक की कलाई पकड़ ली। छोड़ो, क्या कर रहे हो? वो हंसी रोकने की कोशिश करती पीछे हटी, मगर राइम ने एक झटके में उसे अपनी तरफ खींचा। जब तुम गिरा सकती हो तो मैं क्यों नहीं? राइम के करीब कर खड़े होते उसकी हंसी को ब्रेक लग गया। राइम, मत करो। जुमला अभी बोला नहीं हुआ था कि वो खुद को उसी कीचड़ में पटाख से गिरते हुए पाया था। महक का मुंह हैरत से खुल गया। बालों की एक लट गाल पर चिपकी हुई थी और वो वापस उसका हंस हंस के दोहरा होता चेहरा देखती रह गई। एक बात बराबर, राइम ने फातिहाना अंदाज में कहा। तुम्हें पता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। महक ने भरपूर संजीदगी के साथ कहा और अगले लम्हे उस पर पानी की पूरी बाल्टी अंडेल दी जो पास पड़ी थी। राय में सर से पैर तक भीग कर बरसिता का, इंस्पेक्टर साहिबा, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। 10 दिन बाकी है, तो फिर तैयार रहना। ये हर दिन तुम्हें हराने का नया तरीका सोचूंगी। महक ने शरीर मुस्कुराहट के साथ कहा। वो दोनों कीचड़ में लुत्फपुत पानी में भीगे गेट के अंदर गए तो दादी लॉन चेयर पर बैठी चाय पी रही थी। उनका बस एक ही जुमला था। ये तुम दोनों सुबह सुबह दंगल लड़ने निकले थे क्या, या कीचड़ में कमार तोड़ने? महक और राइम ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हंसने लगे। दोनों को ही अपने अपने काम पर जाने की देर हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े, लेकिन आंखों में अगले वार का मंसूबा छुपा हुआ था। एक दिन सुबह महक ने सोचा कि आज वो राइम की दफ्तर जाएगी, हल्का सा सबक सिखाएगी। वो बालकनी में खड़ी थी। नीचे गेट के पास ही राइम की गाड़ी निकलने वाली थी। उसने चुपके से एक बाल्टी पानी की भर ली, लेकिन जैसे ही झुककर देखती, राइम की जगह मुलाजिम गुजर रहा था। बाल्टी के साथ साथ हाथ भी रुक गया। वो सरक कर एक तरफ झुक गए।
इंस्पेक्टर साहिबा, इतनी सुबह बाल्टी भर के फायर ब्रिगेड शुरू कर दी है क्या? उससे उसी वक्त नीचे से राइम की आवाज आई। महक ने चौंक कर नीचे झांका। वो गेट के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था और हाथ में बड़ा सा थैला था। फायर ब्रिगेड? नहीं, आजकल के एक टीचर की धुलाई भी तो जरूरी है ना। महक ने पलक चुकाई। तो फिर मैडम, आज नाश्ता ऊपर पहुंचा दूं या बराह रास्त ही खोपड़ी पर दौड़ दूं? रायम की आवाज में शरारत नाच रही थी। तुम अंडे फेंकोगी? महक की आंखें फैल गई। हाँ, ऑमलेट का शॉर्टकट यही है। वो भी आगे बढ़ता के दादी पीछे से आ गई। ओए, ये क्या हो रहा है? अंडे नाश्ता के लिए है या मोहल्ले के कबूतरों को मारने के लिए? दादी लॉन में ताजी हवा खाने आई थी। दादी, ये मुझ पर अंडों से हमला करने वाले थे। महक ने फौरन मौका या गनीमत जानकर कहा। दादी, ये मुझ पर पानी की बाल्टी अंडेलने वाली थी। राइम ने फौरन सफाई दी। तुम दोनों को अगर इतनी ही जंग का शौक है तो कल से मुर्गी पाल लो। अंडे भी आएंगे और तुम दोनों को एक दूसरे से फेंकने का जवाब भी मिल जाएगा। दादी ने दोनों को घूर कर कहा। दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा, फिर चुपके से मुस्कुरा दिए। खेल अभी खत्म का हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सेटल हो गई थी। फारिया बेगम दादी का ख्याल रख लेगी। उन लोगों को यहाँ रहते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। अक्सर वो अपने नाना से फोन पर बात कर लेती थी। दोपहर का वक्त था। महक पुलिस स्टेशन में अपनी फाइल दिख रही थी कि अचानक सामने से राइम आता नजर आया। बिल्कुल संजीदा चेहरा, लेकिन आंखों में वही चमक जो आने वाले बार का पता दे रही थी। वो एक जरूरी केस की फाइल घर बोल आई थी जो इसने ड्राइवर से कहकर मंगवाई थी। पर राइम को फाइल के साथ आते देख वो आंखें छोटी कर गई थी। इंस्पेक्टर साहिबा, ये आपकी फाइल है ना? उसने फाइल को पकड़ाते एक हल्की सी मुस्कुराहट की। महक ने लापरवाही से फाइल ली और खोली और अगले ही पल जोर से छींक मारी। क्या? ये क्या? उसने चौंक कर देखा। थाली के अंदर हल्की सी मिर्च मिर्च पाउडर की खुशबू उड़ रही थी। अरे, शायद फाइल में सुर्ख मिर्च के सबूत मिल गए हैं। राइम ने इतने संजीदा लहजे में कहा कि साथ खड़े कांस्टेबल भी हंसी दबा गए। महक ने गहरा सांस लिया, फाइल बंद की। ये गुलाब मैडम आपके लिए। राइम ने एक गुलाब की कली महक को दी जो कि उसने थाम कर डस्टबिन में डाल दी। अरे, गुलाब की क्या गलती थी? वो अपने गुलाब की इतनी बेइज्जती सह नहीं सका था। दिल तो मेरा था कि मैं तुम्हें उठाकर डस्टबिन में फेंक दूं, मगर वो क्या है ना, डस्टबिन में पूरे आओगे नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं, इस गुलाब को ही फेंक दिया। महक की छोटी सी नाक लाल हो रही थी। मंगेतर साहिबा, आज मैं गरीब आपकी अमीर खाने में आया हूँ, तो चाय ही पिला दे। वो बालों पर हाथ फेरते हुए फरमाइश कर रहा था। महक को उसका यहाँ आना जहर लगा था। एक तो वो वैसे ही काम पड़े हुए थे इतने, ऊपर से राइम के डरामे। क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। वो कहते ही साथ खुद उठकर चाय लेने चले गए। अगले ही लम्हे उसने चाय का कप उठाया और बड़ी मासूमियत से राइम को दस्तक दी। ये लो, आज मैं खुद चाय बनाई है। राइम ने शुक्रिया की निगाह से देखा, फिर कंधे उचकाए और एक घूंट पड़ा और फौरन खांसी शुरू हो गई थी। ये क्या है? उसने कप देखा। ये तो नमकीन है। महक ने मासूम चेहरा बनाया। पता नहीं, शायद चीनी की जगह नमक डल गया हो। पूरे स्टेशन में कहके गूंजने लगे। रात गहरी और पुरसुकून थी। आसमान पर चांद की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। महक छत पर रखी कुर्सी पर बैठी ठंडी हवा का मजा ले रही थी। बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे। शहर के शोर से दूर ये लम्हा अजीब सा सुकून दे रहा था, लेकिन दिल के अंदर एक बेनाम सी बेचैनी थी। अचानक सीढ़ियों से कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। महक ने चौंक कर पीछे देखा। राइम आ रहा था, हाथ में छोटा सा पैकेट, आंखों में वही मखसूस शरारत और संजीदगी का मिला जुला रहा। रात के इस वक्त तुम यहाँ? महक ने हैरत छुपाते हुए कहा। राइम मुस्कुराया और पैकेट उसके सामने रखते हुए बोला, आपकी पसंदीदा डॉग चॉकलेट। दिन भर की नमकीन चाय का अजाला करने आया हो। महक ने पैकेट को देखा, फिर धीरे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। राइम ने जानबूझकर पैकेट पकड़ाने में थोड़ा वक्त लिया। इस दौरान उनके हाथ में हल्के से टच हुए थे। एक गर्म सा एहसास महक के वजूद में उतर गया। तुम्हें याद था मुझे ये पसंद है? वो धीरे से बोली। कुछ चीजें भुलाना मुश्किल होता है। राइम की नजर गहरी हो गई। खासतौर पर वो जो दिल को भा जाए। महक ने नजरें झुका ली। दिल की धड़कन मामूल से तेज हो चुकी थी। वो ये चॉकलेट बचपन में बहुत शौक से खाती थी। चॉकलेट का रैपर खोलकर उसने एक टुकड़ा लिया, लेकिन खुद खाने के बजाय आहिस्ता से राइम की तरफ बढ़ा दिया। राइम ने उस टुकड़े को लबों के करीब ले जाकर खा लिया और आंखों से महक का शुक्रिया अदा किया। हवा और भी ठंडी हो गई थी।
चांदनी उन दोनों के बीच में एक खामोश रोशनी की तरह फैल गई थी। चंद में बस वो दोनों यूं ही खड़े रहे, बगैर अल्फाज के, मगर दिल में एक दूसरे की मौजूदगी को शिद्दत से महसूस करते हुए। चांदनी अब और गहरी हो चुकी थी। हवा में रात के फूलों की खुशबू घुल रही थी। महक ने चॉकलेट का दूसरा टुकड़ा खा लिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे खुद को मसरूफ जाहिर कर रही हो। राइम चंद कदम करीब आया, इतना कि उसकी सांसें महक के कान की करीब महसूस होने लगी। महक, उसे धीरे से पुकारा। महक ने जरा चौंक कर उसकी तरफ देखा और वो लम्हा जैसे थम गया। राइम की निगाहें गहरी और बेहद करीब थी। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया, महक के गाल के करीब एक उड़ता हुआ बाल हटाया। उंगलियों का हल्का सा लम्स उसके दिल तक उतर गया। ये हवा भी जिद्दी है, राइम ने मुस्कुराते हुए कहा। बार बार ये हवा तुम्हारे चेहरे पर ये बाल ले आती है और मुझे बहाना मिल जाता है परी वाले का। महक का सांस रुका। वो पलके झुकाकर पीछे हटने लगी, मगर रायम ने नरमी से उसकी कलाई थाम दी। डरो मत, मैं बस ये लम्हा याद रखना चाहता हूँ। उसका लहजा इतना नरम था कि महक के दिल में एक अनजानी सी गर्मी फैल गई। चंद सानिया दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। महक ने आहिस्ता से अपनी कलाई छुड़ाई और चॉकलेट का आखिरी टुकड़ा राइम के हाथ में रख के सरगोशी। ये चॉकलेट से मेरा दिल नहीं पिघलेगा मिस्टर बिजनेसमैन। वो चॉकलेट्स अपनी टोन में आ गई थी। राइम ने मुस्कुराकर टुकड़ा खा लिया, मगर उसकी आंखें अब भी महक के चेहरे पर जमी हुई थी, जिसे चांदनी से ज्यादा रोशनी इसकी आंखों में हो। मुझे लगा पुलिस वाली रिश्वत से काम हो जाएगा। वो हल्का सा हंसा। महक ने रैपर हाथ में मरोड़ा और हल्की सी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की। अब तुम जा सकते हो, रात काफी हो गई है, उसने संजीदा लहजे में कहा, मगर आवाज में वो सख्ती नहीं थी जो दिन में हुआ करती थी। राइम ने पलटकर जाने की बजाय आसमान की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कुर्सी खींचकर महक के सामने बैठ गया। इतनी जल्दी? चांद अभी भी ऊपर हमारे पास है, हवा अभी भी चल रही है, वो गंभीर आवाज में बोला। मैं यहाँ हवा खाने आई, ड्रामे सुनने नहीं, महक ने मसनूई नागवारी से कहा। महक, सच बताओ, दिन के वक्त मुझे जितनी सख्त लगती हो, रात में उतनी ही मुफ्तरी, जैसे ये चांदनी तुम्हारे गिर्द कोई और चांदनी फैला रही हो। राइफ हल्का सांसा, फिर झुककर कहने लगा। महक का दिल एक लम्हे को रुक गया, मगर उसने नजरें चुराई। तुम्हें बहुत फजूल बातों की आदत है, ताज्जुब से देखा। फजूल? राइम ने जरा करीब होकर कहा। अगर तुम्हारे बारे में सोचना फजूल है तो हाँ, मैं बहुत फजूल आदमी हूँ। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए थे। दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। राइम ने गहरी सांस ली और खड़े होते हुए बोला, चलो तुम्हारी जिद पूरी कर देता हूँ, जा रहा हूं मैं, लेकिन कल तुमसे एक और बात करनी है जो आज कहने की हिम्मत नहीं है। वो मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। महक ने उसकी पुश्त को देखा और दिल ही दिल में महसूस किया कि आज की रात उसके दिल में कोई नरमी, कोई अनजाना सा एहसास छोड़ गई है। ऐसा एहसास जो वो चाहकर भी बयान नहीं कर पा रही थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए, कभी महक रायन पर भारी पड़ती तो कभी राय। अगली शाम पुलिस स्टेशन में हल्की हलचल थी, मगर महक अपने केबिन में बैठी खामोशी से फाइल दिख रही थी। दरवाजा हल्का सा खुला और रायन अंदर आए, हमेशा की तरह पुरएतमाद, मगर आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। इंस्पेक्टर साहिबा, उसने नर्म लहजे में कहा। महक ने सर उठाया। जी? एक चॉकलेट जेब से निकलकर मेज पर रख दी। महक ने उस चॉकलेट को देखा, लबों पर एक अनजानी मुस्कुराहट आ गई। बस यही मुस्कुराहट तो देखनी थी, जब भी यहाँ तक एक मीटिंग छोड़कर चला आया। उसकी बात पर महक ने मुस्कुराहट दबाई। ऐसे ही सिलसिला जोर चलता रहा। रायन एक चॉकलेट रोज बेचते था और उसका इंतजार महक को भी होने लगा था। सुनो, आज कोई चीज आई है? महक कामों में मसरूफ थी। अचानक उसे याद आया कि आज तो रायन की तरफ से कोई चॉकलेट मौसूल नहीं है। उसे वो दरियाफ्त करने लगी। जी मैडम, आज कुछ भी फाइल्स वगैरह कोर्ट से आ गई हैं और कुछ केस फाइल्स भी अब देख ले। वो गुस्से से आगे बढ़ी। मेरा मतलब है, चॉकलेट नहीं आई क्या? उसकी बात पर कांस्टेबल हंस हंस पड़ा। जी नहीं आई। उसकी आंखों में गुस्सा देख सब हंसी दबा गई। महक अफसरदा चेहरा लिए वापस अपने ऑफिस में आ गई। वो इस बात से अनजान थी कि जान जाने में से ही राइम की कमियों से महसूस होने लगी थी। शाम का वक्त था, बारिश अभी थमी हुई थी। पुलिस स्टेशन के करीब एक पुराना गोदाम था, जहां महक एक इतला पर अकेली पहुंच गई। अंदर अंधेरा और फर्श पर बारिश का पानी फैला हुआ था। वो मोहतात कदम रख रही थी कि अचानक लकड़ी का एक पुराना तख्ता टूटा और महक का पाँव फिसल गया। वो हल्का सा चीखी, लेकिन तवाज़ुन बिगड़ने से वो गीले फर्श पर फिसल कर गिर गई।
अंधेरे में कदमों की तेज आवाज गूंजी। राइम भागता हुआ अंदर आया। महक उसे बेचैनी से पुकारा और अगले लम्हे वो उसके पाँव पास था। तुम अकेली यहाँ क्यों आई? उसे घबराहट के साथ पूछा, साथ ही झुककर उसका पाँव तख्ते से निकालने की कोशिश करने लगा। महक ने लब पीच ली। दर्द की शिद्दत आंखों में उतर आई। राइम ने मजबूती से उसका पाँव आजाद किया, फिर अपना बाजू उसकी गिर्द रखा। चलो मैं हूं। उसने आहिस्तेगी से महक को सहारा देकर खड़ा किया, मगर एक कदम भी न चल सकी तो राइम ने बगैर कुछ कहे उसे अपनी बाजू में उठा लिया। वो राइम से उस हरकत की तवक्को नहीं कर रही थी। बारिश के बाद की ठंडी हवा, गोदाम की खामोशी और राइम की मजबूत गिरफ्त, महक के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। उतारो, मैं चल सकती हूँ, उसने मध्यम आवाज में कहा। झूठ मत बोलो, अभी तुम्हारे चेहरे पर दर्द के आसार हैं। राइम की नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी और उसके लहजे की नरमी ने महक के दिल की सख्ती मजीद पिघला दी थी। बाहर निकलकर जब वो इसे गाड़ी तक लाया तो महक ने पहली बार बिला इरादा अपना हाथ राइम के कंधे पर थोड़ा मजबूती से रखा। शायद शुक्रिया कहने के लिए, शायद कुछ और। राइम ने दरवाजा बंद करते सरगोशी की। तुम्हें संभालना मुझे अच्छा लगता है। महक ने नजरें चुरा ली मगर दिल में ये जुमला देर तक गूंजता रहा। तुम यहाँ कैसे? वो सवालिया नजरों से देख रही थी। मैं तुम्हारी ये चॉकलेट देने आया था, तो मुझे पता लगा कि तुम यहाँ हो और इस चॉकलेट और मेरा मैं इंतजार कर रही हूँ। जब भी मैं यहाँ चला आया। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। राइम स्ट्रिंग पर सड़क पर देख रहा था। महक अपनी चोरी पकड़ जाने पर खसियानी हंसी हंस रही थी। राइम ने गाड़ी एक कैफे के सामने रोकी। पहले वो खुद गाड़ी से उतरा, फिर महक की तरफ का दरवाजा खोलकर उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम कर कैफे की तरफ बढ़ गया। राइम आहिस्ता से कुर्सी खींची तो महक बैठ गई। कल रात मैंने कहा था तुमसे एक बात करनी है। राइम सामने एक कुर्सी पर बैठा था। महक ने लापरवाही जाहिर करने की कोशिश की। हाँ तो कहिए। राइम चंद में खामोश रहा, जैसे लफ्ज चुन रहा हूं। फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हें देखकर समझा था कि तुम बस एक सख्त, जिद्दी और नौकरी में डूबी हुई लड़की हो, लेकिन जितना करीब आ रहा हूं उतना महसूस हो रहा है कि तुम वो सब हो जो मैं बरसों से ढूंढ रहा था। महक, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हो? महक चौंकी। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 10 दिन का खेल, ये शर्त मेरे लिए सिर्फ शर्त नहीं रही। राइम जरा चुप कर बोला। राइम, ये सब कहने का वक्त नहीं है। महक के हाथों ने फाइल को और मजबूती से पकड़ लिया। वक्त तो कभी भी सही नहीं होता। राइम ने गहरी नजरों से उसे देखा। लेकिन दिल जब कुछ मांग ले तो खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। महक ने नजरें झुका ली। दिल में कुछ टूट भी रहा था और जुड़ भी। मैं कुछ नहीं कह सकती। उसकी आवाज मध्यम थी। राइम ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, कहने की जरूरत नहीं, बस मुझे महसूस करो। वो कुछ लम्हे चुप रहा। वैसे तुम्हारा नाम तो हानिया था ना? फिर महक कैसे हुआ? वो काफी बकवा चुका था। मेरा नाम बचपन में बदल दिया था। वैसे जब मैंने पहली बार तुम्हारा नाम सुना था तो मुझे कुछ कुछ शक हुआ था कि तुम वही राइम हो, लेकिन इतने बड़े शहर में न जाने कितने राइम होंगे, ये सोच कर झटक दिया। और राइम को जवाब दे रही थी, सच बताओ, तुम्हें अपनी बचपन की मंगेतर से ही नफरत करता था, पर तुम महक मुझे दिल से अजीज हो। न जाने कब ये दिल तुम्हारा हो गया। इसलिए नहीं कि तुम मेरी बचपन की मंगेतर हो, बल्कि मैं ये सच जानने से पहले ही तुम्हें पसंद करने लगा था। राइम अपने दिल का महक को सुना रहा था। वो दोनों काफी पी रहे थे। वैसे पसंद तो मुझे भी अपने बचपन का मंगेतर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये बिजनेस मैन कुछ कुछ तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। इस बार चेहरा गुलाबी हो रहा था। ठीक है, राइम ने वक्त दे दिया था। फिर वो उठकर जाने लगा, मगर जाते हुए मेज पर एक चॉकलेट रख गया। वही डार्क चॉकलेट जिसका जायका महक कल रात तक याद कर रही थी। महक चॉकलेट उठाकर उसके पीछे चल दी। दादी सोफे पर टेक लगाए बैठी थी और फारिया बेगम उसके सामने चाय का कप लिए। बातों का रुख अचानक ही बदल गया। फारिया, मैं सोच रही हूँ अब ये राइम और महक की जिद्दें बस होनी चाहिए। दादी ने तस्बीह के दाने हिलाते हुए कहा, जिंदगी का पता नहीं है, मेरा दिल चाहता है कि इन दोनों का घर बसने का मंजर मैं अपनी आंखों से देखूं। फारिया बेगम मुस्कुराई। आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक है अम्मा। राइम भी अब इतना अकेला अच्छा नहीं लगता। दादी की आंखों में चमक आ गई। तो फिर तय रहा, जल्द ही सबको बिठाकर बात पक्की कर देंगे। फारिया बेगम ने हल्की हंसी के साथ कहा, बस फिर तैयार रहें, आपका राइम अब संभालना मुश्किल हो जाएगा। दुल्हन के पीछे तो पागल हो ही जाएगा। दादी हंसती और कमरे में खुशी की एक मीठी सी लहर दौड़ी थी।
फारिया बेगम की सारी परेशानी शिकवे को दादी से खत्म कर दिया था। उनको यही लग रहा था कि अब उनकी भी कोई जिंदगी ज्यादा नहीं बची। वो महक का घर बसता हुआ दिखना चाहती थी, इसलिए इस बात पर राजी हो गई थी। महक किचन में खड़ी दादी के लिए दूध गर्म कर रही थी कि दादी आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई। बेटा, तुम्हें ये राइम की पसंद की चॉकलेट अब अच्छी लगने लगी है ना? दादी ने शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछा। महक चौंक कर पलटी। जी। दादी ने तस्बीह के दाने उंगलियों पर घुमाते हुए कहा। मैं सोच रही हूँ तुम दोनों की नोकझोंक को एक नया नाम दे दो, शादी का। महक के हाथों की हरकत रुक गई। दूध का बर्तन हल्का सा खड़कने लगा। दादी, अभी इस बात का वक्त नहीं है, उसने नजरें झुकाते हुए कहा। मगर गालों की हल्की लाली ने सब कुछ कह दिया था। दादी हंसती। वक्त तो तुम्हारे दिल ने खुद ही बना लेना है, मैं तो बस ऐलान करूंगी। मैं खामोश हो गई, मगर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। दादी, मैं राजी हूँ, ये पैगाम अपने पोते को दे दे। दादी को जाता देख उसने पीछे से आवाज लगाई थी। शाम को राइम लॉन में बैठा मोबाइल पर कुछ देख रहा था कि दादी के कमरे से निकलते महक उसके सामने से गुजरी। चेहरा हल्का सा लाल था और कदम तेज। राइम ने फौरन चौंक कर कहा, अरे इंस्पेक्टर साहिबा, आज कुछ ज्यादा ही शर्माई हुई लग रही, क्या बात है? महक ने आंखें घुमाई। कुछ नहीं, बस दादी से बात हो रही थी। राइम ने मुस्कुराहट दबाकर कहा, हाँ मुझे लगता है किसी बारे में बात हो रही थी, मेरे और तुम्हारे हनीमून की डिसाइड करने की। मैक ने पलट कर घूर कर दिखा। तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सोचता रहता है ना? रायन कुर्सी से उठकर उसके करीब आया। मजाक नहीं, दादी की खुशी है। और वैसे भी अगर शादी का ऐलान हो गया तो सबसे पहले तुम्हें ही तो चॉकलेट्स खिलाऊंगा। मैक ने नजरें चुरा ली, मगर होंठों पर छपती मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी। पहले ऐलान हो लेने दे, फिर देखेंगे, रायन ने हल्के लहजे में कहा। ऐलान दादी करेंगी, कबूल करवाने का काम मैं संभाल लूंगा। देर में शाम का वक्त था। हल्की रोशनी, सेन में चाय की खुशबू और बारिश के बाद की लंबी ने फिजा को भारी सा कर रखा था। दादी सोफे पर बैठी थी, गोद में तस्बीह, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी पुरानी याद से मिलने वाली को। दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, खुला है, दादी ने बुलंद आवाज में कहा। दरवाजा खुला और अंदर सारा बेगम और राफिया साहब दाखिल हुए। दोनों मोहसिब अंदाज में सलाम करते आगे बढ़े। दादी के चेहरे पर तलखी आ गई। अरे तुम लोग, इतने दिन बाद याद आ गया, एक बूढ़ी माँ भी है। महक जो दादी के पास ही बैठी थी, हैरान नजरों से उन दोनों को देख रही थी। उसी लम्हा राइम अंदर आया, हाथ में दादी की दवाइयों का थैला। लेकिन जैसे उसकी नजर सारा बेगम और राफिया साहब पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। आप यहाँ? उसका लहजा सख्त और ठंडा था। राफिया, तुम अपनी बीवी समेत यहाँ से चले जाओ। अब मेरा और हम लोगों का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। पहले ही मैंने तुम्हारी वजह से फारिया का दिल तोड़ा और अपनी पोती से दूर रहना पड़ा, और मेरा पोता भी खुश नहीं था। इसलिए हमने यही फैसला किया है कि हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। दादी के लहजे में सख्ती थी। मैंने तो पहले ही कह रही थी कि मत जाए, लेकिन आप ही मुझे यहाँ घसीट लाए। अब चले, और कितनी बेइज्जती करवानी है? सारा बेगम तड़प कर बोली थी। राफिया सब अपनी इतनी बेइज्जती पर वहां से गुस्से से निकल गए थे। कुछ लोग जिंदगी में कभी नहीं बदल सकते, वो हमेशा एक से ही रहते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देना ये अच्छा फैसला होता है। अगले दिन शाम के वक्त सहन में सब लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। महक और रायन के नाना भी मौजूद थे। वो नाना से बहुत खलूस से मिला था। हल्की हवा चल रही थी और दादी के सामने चाय और बिस्किट रखे हुए थे। फारिया बेगम और घर के बाकी अफराद खुशखबरियों में मसरूफ थे। दादी ने अचानक अपनी खनकती हुई आवाज में कहा, सुनिए सब, एक जरूरी बात के लिए है। सब खामोश हो गए। राइम ने पानी का गिलास रखते दादी को देखा। जी दादी, क्या हुआ? दादी ने एक लंबी सांस ली, फिर मुस्कुरा कर बोली, मैंने एक फैसला किया है कि ये महक और राइम की नोकझोंक अब खत्म करके इसको एक अच्छा सा रिश्ता बना देता है। सेन में एक लम्हे को खामोशी छा गई। महक के हाथ में रखा कप हल्का सा लर्ज गया। राइम ने चेहरे से हल्की सी शरारत भरी मुस्कुराहट सजाई और आहिस्ता से महक की तरफ झुककर कहा, मैं तो तैयार हूँ, तुम हाँ कह दो बस। महक ने फौरन सर झुका लिया। गालों पर हल्की लाली फैल गई। फारिया बेगम ने खुशी से कहा, वाह दादी, ये तो सबसे अच्छी खबर दी आपने। नाना ने हामी दे दी। राइम ने सबके सामने मजाहिया अंदाज में कहा, तो फिर पक्का हो गया ना? अब महक भागने की कोशिश ना करना। सब हंस पड़े, मगर महक के दिल में एक अजीब सा सुकून भी उतर रहा था, जिसे दिल ने चुपकी से हाँ कर दी हो।
एक हफ्ते बाद अभी थोड़ी देर पहले वो निकाह के बंधन में बंधे थे। महक बारी लहंगे में सोफे पर टेक लगाए बैठी थी कि रायम मुस्कुराता हुआ अंदर आया और फूलों से सजा कमरा था। तो कैसी है हमारी इंस्पेक्टर साहिबा? उसने जानबूझकर छेड़ने वाले अंदाज में कहा। महक ने फौरन तेज नजर उस पर डाली। इंस्पेक्टर साहिबा, अब आपकी बीवी है, इसे जरा अदब से। रायम इसके करीब आकर बैठ गया। अदब से मैडम? अदब तो तब करूं जब आप वादा करें कि छोटी सी गलती पर मुझे हथकड़ी नहीं पहनाएंगी। महक ने हल्का सा कहका लगाया। हथकड़ी तो अब जिंदगी भर के लिए पहना दिए जनाब। रायम ने उसका हाथ थामकर शरारत से कहा। और मैं खुशी खुशी ये सजा काटने को तैयार हूँ इंस्पेक्टर साहिबा। कमरा उन दोनों की हंसी, मोहब्बत और शरारत से गूंज उठा।